सभी मित्रों को नमस्कार। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर पे आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमएस ऑफिस। और पूरे आपके कंप्यूटर के सिलेबस में एमएस ऑफिस ना केवल सबसे बड़ा आपका टॉपिक है, बल्कि यहाँ से आपको बहुत सारे नंबर ऑफ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कुछ दो तीन चीज़ें मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा, एमएस ऑफिस के बारे में। सबसे पहला तो ये कि अभी तक हमने जितना कुछ भी कंप्यूटर में पढ़ा, चाहे हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा, हार्डवेयर देखे, सॉफ्टवेयर देखे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट, जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा, तो वह सारे के सारे टॉपिक एक तरफ। और ये जो आपका एमएस ऑफिस होता है ये अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन यदि आपको सब्जेक्ट इस टॉपिक का थ्योरेटिकल नॉलेज है और यदि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है या कम है, तो तब क्या होता है कि ये टॉपिक आपको थोड़ा एज कंपेयर टू समझने में दिक्कत जाती है। क्योंकि क्या होते हैं कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल्स इसमें क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। मल्टीपल इसमें क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये टैब क्या होता है, टूल्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, या हम कहेंगे बहुत सारी क्या होती हैं, सुविधाएं होती हैं। एक उपयोगकर्ता को दी जाने वाली बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो मल्टीपल थिंग्स होने के कारण इसके अंदर से क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। और यदि जो स्टूडेंट्स, जो भी व्यक्ति एमएस ऑफिस की बात करें, तो एमएस ऑफिस से यदि परिचित होता है, अर्थात उसमें किसी न किसी उसके एप्लीकेशन में काम किया हुआ है, तो वो जल्दी समझ सकता है। पर ऐसा नहीं है कि यदि आपने एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल वगैरह को आपने आज तक यूज नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बनेगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि यदि आप अभी तक कंप्यूटर में एमएस ऑफिस से परिचित नहीं है या थोड़ा बहुत आपने काम किया है, तो एग्जाम में आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व करोगे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, पर यह है कि यदि आपने इसके पहले एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल वगैरह को आपने यूज किया है, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बेनिफिट मिलने ही वाला है। खैर कोई बात नहीं, चलिए, तो दोनों ही स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा यदि आप हमारी क्लास को अटेंड करते हैं। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज की क्लास में क्या, एमएस वर्ड। तो शुरुआत करेंगे एमएस ऑफिस से। एमएस ऑफिस होता क्या है, फिर इसके अंतर्गत इसके कौन कौन से जो इसके एप्लीकेशंस हैं उनको हम एक एक बाई डे क्या करेंगे, समझेंगे। और लगभग इसके बाद एमएस ऑफिस जब हमारा समाप्त होगा, उसके बाद में एक आध दो टॉपिक आपके और बचते हैं। उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो समाप्त होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है आपका एमएस ऑफिस। तो आइए सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझिएगा। तो देखिए एमएस ऑफिस क्या होता है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, यह आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है। संग्रह है यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एमएस ऑफिस हॉरिजॉन्टल मार्केट, ये क्या होता है, कई बार याद रखना, ये आपको डायरेक्टली पूछ लेता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सपोज मैं यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल मार्केट बताऊंगा और वर्टिकल मार्केट बताऊंगा, तो फिट जो है ना आपका जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, लेंदी होती जाएगा। बस केवल यही पास एक ऐसा टर्म आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मार्केट है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एमएस ऑफिस क्या है, सबसे पहला तो ये क्या है, देखो पहले नंबर पे आपने क्या देखा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है। सेकंड नंबर पे क्या है, ये संग्रह है। एमएस ऑफिस को हॉरिजॉन्टल, जो एमएस ऑफिस है हॉरिजॉन्टल मार्केट का क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। इसके बाद में एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। चौथा पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा है, कब बनाया था, 1989 में। 1989 में मसिंटोस, मसिंटोस मतलब क्या, एप्पल का ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल कंपनी के लिए। तो 1989 में मैकिन्टोश जो होता है ना आपका, जो मैकिन्टोश होता है के लिए पेश किया गया था, मतलब एप्पल के लिए बनाया गया था। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो स्टार्टिंग में वो खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात एमएस विंडो के लिए नहीं बना था। स्टार्टिंग में किसके लिए बना था, वो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था क्या, मैकिन्टोश, उसके लिए बना था। बात कर ले साल 1990 की, तो 90 में क्या है, जो एमएस ऑफिस था ये विंडोज के लिए लॉन्च किया गया था पहली बार, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको 1989 में सबसे पहले ये एप्पल के लिए बनाया गया था, और उसके बाद में क्या आपके 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज किया।
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सह संस्थापक हैं, को फाउंडर्स हैं, इसका को फाउंडर की बात हो रही है। तो कौन कौन है ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, और अभी हाल ही में हमारे यहाँ ये घूमने भी आए थे, और बहुत ही फेमस जो आपके छपरी छाप, मतलब छपरी छाप नहीं कहेंगे भाई, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, बट कुछ भी कहो है, जो कुछ भी हो, तो जो आपका नागपुर का एक डॉली चाय वाला है, तो भाई इसको बुलाए चाय पिए। एक्चुअल में क्या होता है कि ये ना, जो बिल गेट्स हैं या जो भी ऐसे बड़ी आइडेंटिटीज होती हैं, ये बेहद, हम कहेंगे आपको क्या होशियार होते हैं। हमको क्या लगता है कि देखो ये हमारे इंडिया में आ रहे हैं, छोटे लोगों को क्या क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और उनको इनडायरेक्टली बढ़ावा मिलता भी है। लेकिन क्या करते हैं, जब ये भारत में आ रहे हैं तो ये कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ताकि इनको पब्लिसिटी अलग से दिखाई दे, पूरे भारत को मालूम पड़े कि भारत में कौन आया हुआ है, बिल गेट्स आया हुआ है। और यदि बिल गेट्स आया हुआ है तो बिल गेट्स कौन है, तो बोलिए यार बिल गेट्स कौन है। जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है कि बिल गेट्स कौन है, अच्छा अच्छा, अरे यार ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं, बता रहा हूं। इसके अलावा आप सोचोगे कि इनको भारत से बड़ी प्यार मोहब्बत है, भारत के लोगों का ये भला चाहते हैं, तो ये आप भूल जाना, फॉरेनर्स फॉरेनर्स ही रहते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये कुछ इस टाइप का माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई इनके ऊपर में एक अलग से अलग से इनके ऊपर में एक अटेंशन आ जाए, एक फोकस आ जाए, और इनके आने के पहले एक बढ़िया झकाझक माहौल बन जाए। तो बिल गेट्स क्या थे इसके, आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है, एक सह संस्थापक है, और दूसरे कौन है, आपके पॉल एलन। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक दो संस्थापक थे स्टार्टिंग में, कौन कौन थे, आपके बिल गेट और पॉल एलन। चलिए इसके बाद में जो अब आपको कभी धोखे से पूछ ही ले कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आप बताओगे कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये क्या हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो आपको बड़े ध्यान से रखना है कि सबसे पहले तो क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां पास दिखाई दे रहा है, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, जब मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बता रहा था, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में बेसिकली कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर थे। तो हमने देखा था कि हमारे पास में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर थे। एक हमारे पास था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास में था सेकंड नंबर पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा था आपका, थर्ड नंबर पे हमने देखा था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा तो कुछ इस तरह से मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास यहाँ पास में क्या होता है, यहाँ होता है हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपने देखा था। इसके बाद में इसके ऊपर क्या रहता है, फिर आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ क्या था, यूटिलिटी। और इसके बाद में आपने थर्ड नंबर पे यहाँ पास देखा होगा, तो यहाँ पास क्या दिखाई देता था आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और किस नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे सर इसको हम कहते हैं एक और क्या, एंड यूजर, अंतिम उपयोगकर्ता, एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको आप बताएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किस लिए होता है, हम इसका एक इसी के बहाने क्या कर रहे हैं, एक उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वह सॉफ्टवेयर जो किसी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में मुख्य रूप से उसको रन करने के लिए आवश्यक हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को उसके कार्य को संपन्न करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं ताकि उसके कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। और फिर इसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वह क्या होते हैं कि जो अंतिम रूप से कंप्यूटर को उपयोग करने वाला व्यक्ति है वह कौन होगा, कंप्यूटर का उपयोग करता हुआ, अर्थात क्या, यूजर होगा। तो यूजर किस तरीके से आपके कंप्यूटर के साथ में काम कर सकता है, तो वह किसके माध्यम से किया जाता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। और उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो आप बताएंगे एमएस ऑफिस। पहली नंबर की बात हो गई। दूसरी नंबर की बात होती है कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें होती हैं, क्या, एक मैंने आपको बताया था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, एक होता है CUI और एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ध्यान में रखिएगा जो आपका MS ऑफिस है यह क्या है, जो आपका MS ऑफिस है यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित क्या है, सॉफ्टवेयर है। कैसा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित सॉफ्टवेयर है। अर्थात इसमें हमको जो कुछ भी ऑपरेशंस करने होते हैं वह डायरेक्टली हम क्या करते हैं, आइकन्स पे क्लिक करके करते हैं, हमको कुछ भी इसमें टाइप नहीं करना पड़ता है। हमको जो भी टूल यूज करना रहता है हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बाई आइकन पे, उसके आइकन्स पे क्लिक करके उसको यूज करते हैं। ठीक है,
सपोज आपको ये जो पैनल बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पैनल बोर्ड में देखना, सपोज यदि मेरे को यहां से पेन का कलर यूज करना है तो मैंने यहां पास क्लिक किया तो देखो यहां पास मैंने कुछ टाइप किया, कुछ टाइप नहीं किया, सिर्फ मैंने यहां पास जो आपको पेन का सिंबल दिखाई दे रहा है, या हम कहेंगे किसका, आपको मार्कर का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यहां पास क्लिक करने पे ही क्या हो गया, इसको मेरे को ऑप्शंस आ गए। तो ये क्या हो गया, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुआ, मेरे को कुछ भी यहां टाइप नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो आपका एमएस ऑफिस है, ये क्या है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित एक क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सेकंड नंबर पे आता है कि यह जो है क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि यह क्या है, एक संग्रह है। तो याद रखना एमएस ऑफिस को हम क्या कहते हैं, जो आपका एमएस ऑफिस है ये क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक वर्ड आता है SUIT सूट, या इसको हम कहते हैं अन्य नाम में पैकेज, याद रखना। तो जो आपका एमएस ऑफिस क्या है, यह है एमएस जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है, संग्रह है। ये अपने आप में कोई एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ये क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है, या क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सूट। सूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज के साथ में अन्य चीजों का संग्रह होना, या क्या बोलेंगे, पैकेज। तो ये आपको क्लियर हुआ। और इसके बाद में आप पूछोगे सर, मैं जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहां पास हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम उसको कैटेगरी में बांट रहे थे तो एक कैटेगरी आई थी क्या, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। मतलब क्या कि ये जो आपका एमएस ऑफिस है, क्या ये ओपन सोर्स है, क्या ये क्लोज सोर्स है? तो आप बताएंगे ये कैसा है, यह क्लोज्ड सोर्स है। मतलब इसको यूज करने के लिए, इसको आपको यूज करना है तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। लाइसेंस क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। अर्थात ये क्या है, आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो बताइए अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, पॉइंट वाइज पॉइंट। हमने ये देखा कि जो आपका एमएस ऑफिस है वह क्या है, GUI बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है या सूट है। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। इसके बाद में ये कैसा है, क्लोज सोर्स है। मतलब क्या, इसको यूज करने के लिए आपको इसका लाइसेंस देना होगा, अर्थात इसको आपको यूज करने के लिए शुल्क चुकाना होगा, यह निःशुल्क उपलब्ध नहीं होता है ना। इसके बाद में हमने क्या देखा कि सबसे पहले इसको 1989 में 1989 में एप्पल कंपनी के मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, और साल 1990 से माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एमएस विंडोज में इसको यूज किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन कौन है, तो आप बताओगे कि इसके दो संस्थापक थे, एक थे पॉल एलन और दूसरे कौन थे, बिल गेट, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया USA में। तो चलिए ये क्या हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आता है एमएस ऑफिस के संस्करण, अर्थात क्या होता है, इसको हम कहेंगे एमएस ऑफिस के वर्जन। जैसे हमने एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह से हमने एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन देखे थे, एमएस विंडो के हमने वर्जन देखे थे, ठीक उसी तरह से जो आपका एमएस ऑफिस है, ठीक उसी तरह से क्या आपके एमएस ऑफिस के भी वर्जन होते हैं। तो यदि हम बात करें कि एमएस ऑफिस का पहला संस्करण, एमएस ऑफिस का जो पहला संस्करण था इसका नाम था एमएस ऑफिस 1.0। क्या था ये, एमएस ऑफिस 1.0। ये क्या था आपका, ये एमएस ऑफिस का पहला संस्करण था, और इसको कब लाया गया था, तो आप बताएंगे 1990 में। कब, 1990 में। कई जगह क्या होता है, कई जगह इसको जो इसकी डेट है वो बताई जाती है 1 अक्टूबर, और कई जगह इसकी डेट यूज की जाती है 19 नवंबर, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपको 1 अक्टूबर को क्या करना है, इसमें प्रायोरिटी में लेना है। तो 1 अक्टूबर 1990, 1 अक्टूबर 1990 को पहली बार एमएस ऑफिस का जो है आपका वर्जन 1.0 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपका क्या, ये यहां पास विंडोज को नहीं लिखना है, ये विंडोज बाय मिस्टेक यहां पास प्रिंट हुआ है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये विंडोज को आप छोड़िएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बाद में जो इसके जो 1.0 आया, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 आया, तो ये सब आपको ध्यान देने रखना। जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वह मैं आपको बताता हूं कि देखिए एमएस ऑफिस जो है आपका, इसके बाद में क्या आएगा, एमएस ऑफिस 1995 मिलेगा आपको।
1995 के बाद में आपको 1997 मिला दिखाई देगा 97। 97 के बाद में आपका कौन सा आएगा, 2000 आएगा। 2000 के बाद में यहाँ पास याद रखना, ये जो आपका एक्सपी है, ये जो आपका एक्सपी है, ये आपका एक्सपी आएगा। ये एक्सपी जो है 2001 में आया था। फिर इसके बाद में आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2003 मिल जाएगा। 3 के बाद में क्या होगा, 2007 होगा एमएस ऑफिस। ये सभी के सभी क्या है, ये जो मैं लिखते जा रहा हूं, ये 1995, 1997, 2000 एमएस एक्सपी, एमएस ऑफिस एक्सपी, ये 2001 में आया था। याद रखना कि 2001 वर्जन नहीं है, इस वर्जन इसके वर्जन का नाम क्या है, संस्करण का नाम क्या है, एक्सपी। और ये आया कब था, ये साल 2001 में आया था। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में क्या है आपका 2007 आया था। 2007 के बाद में क्या आया था आपका 2010 आया है। 10 के बाद में क्या आया है 2013 आया है। 13 के बाद में क्या आया है 2016 आया है। और 16 के बाद में 2019 और 19 के बाद में 2021। तो ये जो आपका एमएस ऑफिस 2021 का संस्करण है, याद रखना ये आपका क्या है, सबसे लेटेस्ट संस्करण है। ये क्या है आपका सबसे लेटेस्ट संस्करण है। तो हमने कितने वर्जन देख लिए, जो एमएस ऑफिस का जो सबसे पहला वर्जन है वह क्या है, तो बताएंगे आप एमएस ऑफिस 1.0 1 अक्टूबर 1990, 1 अक्टूबर 1990, 1 अक्टूबर 1900 1 अक्टूबर 1990। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका एमएस ऑफिस के सारे वर्जन हो गए। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। एमएस ऑफिस के सारे वर्जन हमने देख लिए। तो कौन कौन से देखे यहां पर ध्यान पर देखिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, 95 देखा, 97 देखा, 2000 देखा, एमएस ऑफिस एक्सपी देखा, 3 देखा। तो अब आप यहां से ना थोड़ा सा याद रखना, देखो 95 से 2 97, 97 से 3, तो यहां पर कुछ सीक्वेंस नहीं बन रही है। सीक्वेंस आपको कहां से मिलेगी वो मैं आपको बतलाता हूं। देखो 7 के बाद में 3 10, के बाद में 3 13, के बाद में 16। तो कम से कम आपको इतना याद रखना है, 16 के बाद में 19 आएगा और 19 के बाद में सीधे 21 आएगा। तो ये आपको सारे वर्जन याद रखना है ना। और याद रखना, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, एग्जाम में यदि आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है, वर्जन नहीं है, संस्करण नहीं है, और आपको ऑप्शन मिलता है ABCD करके, और यदि कहीं भी आपको उस ऑप्शन में ऐसा मिलता है एमएस विस्टा, याद रखना क्या, एमएस विस्टा, एमएस ऑफिस विस्टा। तो एमएस ऑफिस विस्टा जो होता है ना, ये आपके एमएस ऑफिस का एग्जाम्पल या संस्करण क्या नहीं है, विस्टा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका कुछ नाम जुड़ेगा तो वो क्या जुड़ेगा, एक्सपी। एक्सपी ही जो एक ऐसा है जो आपको अलग से, बाकी सब क्या है यहाँ पास आपको नंबर दिखाई देंगे, केवल यदि आपको लेटर में या नाम में दिखाई देगा तो क्या, एक्सपी। इसके अलावा सारे के सारे क्या है, उसके डेट पर आधारित, उसके ईयर पर आधारित उसके वर्जन के नाम है। तो विस्टा कभी भी आपको देगा तो विस्टा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए जी आगे देखते हैं। अब देखिएगा एमएस ऑफिस के मुख्य भाग, यदि आपसे पूछ ले कि एमएस ऑफिस के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं तो आप बताओगे। देखो बेसिकली आपको जो याद रखना है, मुख्य रूप से एमएस ऑफिस के 5 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका एमएस वर्ड। क्या होता है, पहला आपका होता है एमएस वर्ड, है ना। और यहां पर अब आपको हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें यदि आप हिंदी की ओर ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ज्यादा अच्छा रहता है कि आप चीजों को थोड़ा सा इंग्लिश में समझें, है ना। तो फिर भी हमारी क्लास 80 to 90% क्या रहती है, हिंदी माध्यम की ही ओर रहती है। तो ये क्या है, फिर भी मैं यहाँ पास लिख देता हूँ क्या, देखो फिर मेरे से वो हिंदी ही लिखा रहा है, सॉरी इंग्लिश ही लिखा रहा है। तो यहाँ पास क्या है देखिएगा, ये क्या है आपका एमएस वर्ड। अब वर्ड में हम क्या है कि यहाँ पास जो भी क्या करोगे आप, दस्तावेज संबंधी कार्य करोगे, है ना। जो भी आपको डॉक्यूमेंट संबंधी काम करना है तो वह किसमें होगा, एमएस वर्ड में होगा। इसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे आपका एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है कि कभी भी जो भी आप दस्तावेज बनाते हो उसको क्या करना है, आपको प्रस्तुतिकरण करना है, उसको प्रेजेंट करना है, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे आप, तो आप बताओगे एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
इसके बाद में आता है आपका थर्ड नंबर पर, ये किस लिए होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये आप ध्यान में रखना, क्या होता है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। क्या आपका एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या होता है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसके बाद में क्या आता है आपका एमएस एक्सेस, इसके बाद में क्या आता है एमएस एक्सेस, और आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पास से एमएस आउटलुक। आउटलुक किस लिए होता है, ये जो आप ईमेल भेजने के लिए या आपके पर्सनल मेलिंग सर्विस के लिए, जो भी आपको, तो ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट मेल करने की जो सर्विस देती है, जो सेवा देती है, वो क्या होता है आप बताओगे क्या, उसका एमएस आउटलुक। ठीक है, और क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां से आपका एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस हमको हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, तो हमको नहीं पढ़ना है, तो बस मैं आपको एमएस एक्सेस के बारे में बता रहा हूं। तो ये क्या होता है आपका आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ये क्या होता है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस क्या होता है आपका रिलेशनल डाटा बेस, आरडीबीएमएस है ना। तो ये क्या होता है आपका आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमको नहीं पढ़ना है, तो बस आप इतना याद रखना कि एमएस एक्सेस क्या होता है, रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आरडीबीएमएस एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी आपने अपने कंप्यूटर में डाटा तैयार किया होता है, तो उसको एक सीक्वेंस में जमाना, कि पहले आपका डाटा क्या है, फाइल है, फिर फाइल का फोल्डर बनेगा, फोल्डर का क्या बनेगा, एक पूरा का पूरा एक डेटा बनता है। तो ये हमको हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ना है। बस आपको इतना ही जानना जरूरी था यहाँ से कि ये आपका जो आरडीबीएमएस होता क्या है, तो आप बताओगे क्या, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, एक चीज हो सकती है कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताओगे क्या, यहां से ध्यान में रखना, आर का मतलब होता है रिलेशनल और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डीबीएमएस का क्या होगा, डीबीएमएस का होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आर फॉर क्या होगा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए, अभी क्या हुआ था, हमारा एक जो मंडी निरीक्षक का जो पेपर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ इस टाइप से आपको गूगल की कुछ आपको आइकन्स दिया था, और कहा था कि इनमें से कौन सा जो आपका गूगल फॉर्म है या गूगल डॉक का, इनमें से कौन सा एक उदाहरण है। तो हो सकता है कभी आपसे आने वाले एग्जाम में इससे पूछ ले। तो आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी आपको ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा और W लिखा होगा, तो आप क्या बताओगे, वह क्या होगा, एमएस ऑफिस का वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। यदि आपको X दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या होगा, X फॉर एक्सेल होगा। इसके बाद में आपको यदि यहाँ पर P दिखाई दे रहा होगा, तो P फॉर क्या होगा, आपका पावर पॉइंट होगा। और यदि यहाँ आपको O दिखा रहा होगा इस तरह से, ये देखो, और ये यदि आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो, तो यहाँ पास ये जो आपको दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से, ध्यान देना, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अर्थात क्या, एक प्रकार का आपको एनवलप या लिफाफा दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, मेल सर्विस। आउटलुक क्या होता है, एमएस आउटलुक क्या होता है, पर्सनल मेल सर्विस होती है। पर्सनल मेल का मतलब क्या, वही जो आप ईमेल पढ़े थे लास्ट क्लास में, वही मेल। तो ये आपका एमएस आउटलुक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा उपलब्ध है। क्या है ये, एक आपको मेल सर्विस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, उदाहरण है। और एमएस एक्सेस आपने देख लिया, इसका ये क्या है, एक प्रकार का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, आपका ये एग्जांपल है। तो ये आपको वन नोट को ध्यान में रखना है, लेकिन वन नोट भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आपसे यदि एन ऐसे एन लिख के पूछ के आता है, तो वो क्या होगा, नोट, वन नोट। और देखिएगा, इसके बाद में एक होता है पब्लिशर, तो यहाँ पास आपको P लिखा रहेगा, और फिर ये क्या है आपका एक्सेस से आपको यहाँ पास A दिखाई देगा। तो ये सब क्या है, इसके आपके सारे के सारे जो एप्लीकेशंस है, इनके क्या है, एग्जांपल हैं। तो अभी आपको क्लियर हो रहा है कि एमएस ऑफिस को एप्लीकेशन का पैकेज या सूट क्यों कहते हैं, क्योंकि एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एमएस ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमको बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। एमएस वर्ड भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद में एमएस एक्सेल भी, एक्सेस भी और आउटलुक भी, ये सभी के सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। और सभी के सभी आपको पैकेज के रूप में एक साथ
किसमें मिलते हैं? एमएस ऑफिस में मिलते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए जी। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? एमएस ऑफिस के बारे में समझ लिया कि एमएस ऑफिस होता क्या है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हमने देख लिया, और इसके बाद में उन सॉफ्टवेयर का आइकन, उसको जो उसके सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, हमने उनको सिंबल बोलो, आइकन बोलो, उनका लोगो बोलो, वो हमने देख लिया। अब चलिए इसके अंतर्गत जो सबसे पहला आता है फर्स्ट नंबर पे, वो है क्या आता है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है पहले नंबर का? तो आप बताओगे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। तो चलिए एमएस वर्ड क्या होता है आपको ये देखना है। तो सबसे पहले परिभाषा को समझिएगा कि एमएस वर्ड होता क्या है, और इसी के अंतर्गत मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यह जो आपका एमएस ऑफिस है, इसके ये टॉपिक कठिन क्यों बन जाता है? क्योंकि इसके अंदर इतने सारे प्रक्रियाएं हैं, इतने सारे प्रोसीजर्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं कि किस किस को याद करें, किस किस को समझें। तो सिर्फ क्या होता है कि इसके अंदर से बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। सिर्फ इसी कारण ये टॉपिक क्या होता है, थोड़ा एज कंपेयर टू हार्ड हो जाता है। लेकिन उसमें भी अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं स्टॉप। ये जो आप एमएस वर्ड कर रहे हो, एमएस एक्सेल पढ़ रहे हो, एमएस पावर पॉइंट पढ़ रहे हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने इसको यूज किया होता है। तो इसलिए क्या होता है कि एज कंपेयर टू अदर टॉपिक ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर, लेकिन हमको ये क्या आसानी से समझ में आता है। तो चलिए आगे देखिए क्या आ रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? देखो, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का ही एक हिस्सा है। क्या? एमएस ऑफिस का ही एक हिस्सा है इसका, एमएस ऑफिस का। इसके बाद में एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान में रखना है। पत्र निमंत्रण, पत्र यहां पास में क्या हो, देखो, पत्र निमंत्रण और रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेज। क्या? दस्तावेज। जहां भी दस्तावेज का मतलब क्या आप पढ़ोगे? डॉक्यूमेंट। दस्तावेज को ही हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। बनाने, उनको संपादित करने और सहेजने के लिए, कोई भी दस्तावेज को बनाने, उनको संपादित करने मतलब क्या? उसको प्रिंट करने, और उसके बाद में क्या? उसको सहेजने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए एमएस वर्ड सबसे उपयुक्त होता है। अच्छा, अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं भाई। देखिए एमएस वर्ड है क्या, ये आपको एक कॉपी, रजिस्टर का एक कॉपी पेज दिखाई दे रहा है। अब आप इस कॉपी में सबसे पहले ध्यान देना कि इसको, इसमें तो नहीं है। ये देखो सबसे पहले क्या है, देखो ये आपको इस पर एक सिंगल पेज दिखाई दे रहा है। अब इस सिंगल पेज में देखना क्या है, ये आपको ऊपर एक क्या दिखाई दे रही है? मार्जिन दिखाई दे रही है। और नीचे देखना, यहाँ आपको नीचे, ये नीचे आपको एक मार्जिन दिखाई दे रही है। ये इस कॉपी में एक मार्जिन गैप हो गई है, जो क्या होती है जनरली यहाँ से एक मार्जिन होती है, तो आजकल आना कम हो गई है। तो यहाँ भी एक इस तरह से आपको मार्जिन दिखाई देती है। तो मतलब क्या है, देखो एमएस वर्ड में क्या है, कभी भी हम क्या करते हैं, एक दस्तावेज कब बनता है कि आपने एक पहले एक शब्द लिखा, शब्दों से मिलकर क्या बनता है? एक एक आपका क्या बनता है? एक आपकी लाइन बनती है, और लाइन को मिला के क्या बनता है? आपका एक पूरा का पूरा पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ को मिला के क्या बनता है? पूरा का पूरा एक पेज बनता है। मतलब क्या कि आप जब कभी भी कुछ दस्तावेज बनाना चाहते हो, तो हम क्या चाहते हैं, सपोज मान लो कि हम अपनी कॉपी में कुछ लिख रहे हैं और हमने वहां गलती से कुछ लिख दिया, तो क्या करते हैं? उसको काटते हैं। पर हमारी इच्छा क्या होती है कि काश इसको काटना नहीं पड़ता, कुछ ऐसा सुविधा होती कि ये ऑटोमेटिक डिलीट होता और इसकी जगह जो हमको करेक्शन करना है वो लिख देते, जिससे जिससे हमारी कॉपी खराब नहीं होती। तो जितनी भी हमारी दस्तावेज निर्माण करने की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास में क्या रहे कि यदि हम कुछ लिख रहे हैं, अरे यार मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मेरे को एक बेहतरीन राइटिंग मिल जाए। इसके बाद में सपोज मैं चाहता हूं कि कोई, मैं जो कॉपी जो नोट्स बना रहा हूं उसके अंदर एक इमेज आ जाए, मैं चाहता हूं उसके अंदर कोई सिंबल आ जाए, प्लस का, माइनस का, इक्वल का कोई साइन आ जाए। मैं चाहता हूं कि उसके अंदर में क्या हो जाए कि मैं, यदि मेरे को H2O लिखना है तो डायरेक्टली H2O लिखा जाए। मैं चाहता हूं कि जो भी मैं लिख रहा हूं उसका पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी के सारे लेटर जो उसके स्मॉल हो। तो जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट थी, धीरे धीरे करते 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 आज की डेट पे जितनी भी आपकी एक दस्तावेज को, एक डॉक्यूमेंट को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, आपकी जितनी भी आपके मन के अंदर जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट की जरूरतें थी, वो सारी की सारी किसमें है? आपके एमएस वर्ड में है। जो कुछ भी चाहो आप एक दस्तावेज निर्माण करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट निर्माण करने के लिए, जो कुछ भी चाहो वो सारा का सारा किसमें अवेलेबल है? आपके एमएस वर्ड में। और ये जो आप एमएस वर्ड के वर्जन देखते हो, 2003, 7, है ना, उसके बाद में 7 के बाद में 10, 13, 16, 19, 21,
उसमें क्या हो रहा है, ये वर्जन में क्या हो रहा है, वर्जन का मतलब, संस्करण का मतलब क्या हो रहा है कि हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, बार बार उसमें नए फीचर्स को जोड़ते हैं, वो क्या होता है, आपका संस्करण होता है। अर्थात वर्जन का मतलब क्या होता है कि पिछले वाले संस्करण से यदि आप किसी नए संस्करण की ओर जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, उसमें हम कुछ नए फीचर्स को जोड़ रहे होते हैं। तो ये क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है कि जो कुछ भी हम अपनी पहले कॉपी में अपने बाई हैंड करते थे, अब सारा का सारा हम किसके माध्यम से करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से करेंगे। तो ठीक है, तो ये क्या है, आपका एमएस वर्ड है। तो एमएस वर्ड में क्या है, देखो हमने क्या क्या देख लिया, दस्तावेज को बनाने, संपादित करने मतलब उसको प्रिंट करने, और सहेजने के लिए मतलब क्या, उसको जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको कहीं सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और सबसे उपयुक्त होता है। फाइल को अक्सर दस्तावेज के रूप में संदर्भित किया जाता है। डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड का फाइल नाम, जो आप एमएस वर्ड बना रहे हो डिफॉल्ट रूप से, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें कुछ नहीं दिया, कंप्यूटर ने ही उसको नाम दे दिया। डिफॉल्ट जहां भी मैं यूज करूंगा शब्द को, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता था, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, उसका नामकरण कर रहा होता है, या ऑटोमेटिक अब बिना आपके किए जो कंप्यूटर कर दे, वो क्या होता है, बाई डिफॉल्ट होता है। जैसे बोलते हैं ना कि यार कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि अंधा है, कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए बचपन से ही उसका कोई अंग काम नहीं करता है, तो हम क्या बोलते हैं, यार बाई डिफॉल्ट बचपन से ही क्या है, वो अंधा है। मतलब भगवान ने ही उसको बनाया है, उसमें हमने कुछ नहीं किया है या उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, बाई डिफॉल्ट वो ऐसा ही बन के आया है ना। तो क्या है आपका, ये जो आपका एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में जो फाइल होती है, तो फाइल का नाम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इस फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। याद रखना, डायरेक्टली आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि एमएस वर्ड में फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, डॉक्यूमेंट 1। इसके बाद में आता है एमएस वर्ड फाइल में 2003 और उसके पिछले संस्करण में डॉट एक्स, देखो डीओसी एक्सटेंशन, अभी आपको समझाता हूं। देखो क्या है कि एक्सटेंशन तो आपने भी देखा ही था, जो आपको मैं लास्ट क्लास में बताया। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन मतलब बताता है कि भाई वह जो आपकी फाइल है, वह जो आपका डॉक्यूमेंट है, वह किस तरह का डॉक्यूमेंट है। अभी आपको बताता हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा है, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, और जो आपका एडमिट कार्ड है, कभी भी आपने देखा होगा कि यदि आप व्यापम की साइट से या आपके पीएससी की साइट से आपने अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा, तो आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा गया आता है जनरली, देखना। या मान लो कि आपने अपने कहीं इसको सेव कर लिया, तो मैं यहां पास लिख रहा हूं कि एडमिट कार्ड डॉट पीडीएफ, इस तरह से लिखा करके आता है। तो आप क्या करते हो जनरली ना, सपोज मान लो कि आपने सेव किया, या मान लो कि आपकी कोई फोटो थी जो आपको अपने फॉर्म में डालनी थी, तो आप जब उसको सेव करते हो, तो देखना कि सिर्फ क्या करते हो आप ना, उस फाइल को नाम देते हो, और उसके बाद में जो एक्सटेंशन है ना, वो ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। और ये जो फाइल एक्सटेंशन होता है, ये बताता है कि जो आपका दस्तावेज है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, वो किस फॉर्मेट में है। वो वर्ड फॉर्मेट में है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, वो एक्सेल फॉर्मेट में, उसको बतलाता है ना। तो यहां से आप सपोज मान लो कि एक फाइल है, और मैं आपसे पूछूंगा यार एक बात बताना मेरे को कंप्यूटर में, ये जो फाइल है ये किस फॉर्मेट में है, और मैं आपको फाइल को खोल के नहीं दिखा रहा हूं। जो व्यक्ति समझदार होगा या कंप्यूटर का जानने वाला होगा, वो सिर्फ क्या करेगा, इसका एक्सटेंशन के नाम को पढ़ेगा और देखेगा, अच्छा DOX लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, आपका वर्ड फाइल है, तुरंत बता देगा। यदि यहां पास में क्या होगा, यदि यहां पास में .XLX लिखा होगा, तो वो तुरंत देख के बता देगा क्या है, ये आपका एक एक्सेल सीट है। तो ये जो आपका एक्सटेंशन होते हैं, ये क्या बतलाते हैं कि जो आपका दस्तावेज है, वो कौन सा दस्तावेज है, वो एक वर्ड है, वो एक एक्सेल सीट है, वो एक पावर पॉइंट है, वो क्या है, वो आपको बताता है। तो अब आपको क्या समझना है, समझना आपको यहां से ये है, समझना आपको ये है कि ये आपको यहां पास क्या बता रहा है कि 2003। याद रखना कि एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड में जितने भी वर्जन थे, जो 2003 तक के सारे वर्जन में, एमएस वर्ड के 2003 तक के सभी वर्जन में जो फाइल एक्सटेंशन था, वो क्या था, .doc, वो क्या था आपका DOC। और 2003 के बाद बात करें, 2003 के बाद में आपका कौन सा आता है, 2007 आता है। तो 2007 से आज वर्तमान तक, अप टू जो आज वर्तमान आप यूज कर रहे हो, सारे के सारे वर्जन में क्या लिखा आता है,
DOCX लिखाता है, बाद में लास्ट में क्या आता है, X आता है। तो जितने भी आपके MS वर्ड के 2003 तक के वर्जन थे उसमें क्या था, उसका फाइल एक्सटेंशन .doc, और 2007 के बाद ये आपके व्यापक में पूछ चुका है ये क्वेश्चन को कि .cox MS वर्ड के किस वर्जन का उदाहरण है। तो आप बताओगे क्या, 2007 के आपको जो भी ऑप्शन में दिया होगा बोल देगा MS वर्ड 2010 2013, तो वो आपको टिक कर देना है। कब से, 2007 से लेकर के इसको मिला के और आज वर्तमान में जितने भी हम MS वर्ड के वर्जन यूज कर रहे हैं सभी में क्या है, वर्ड एक्सटेंशन क्या है आपका .dox। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम। अब इसके बाद में क्या आता है आपका, इसको नोट ध्यान में देना है, वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड याद रखना। क्या अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, MS वर्ड पढ़ रहे हैं, पर MS वर्ड क्या है, किसी भी प्रकार के वर्ड या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन MS वर्ड एक लौता अकेला एकमात्र सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो आपके दस्तावेज निर्माण के लिए होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्ड अर्थात क्या, आपके किसी भी वर्ड का मतलब क्या, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए MS ऑफिस के द्वारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाया गया है, उसका नाम क्या है, MS वर्ड। लेकिन एक लौता एकमात्र ये नहीं है, इसके अलावा और भी क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंतर्गत हम किसी भी वर्ड या डॉक्यूमेंट के काम को के संबंध में कार्य कर सकते हैं। तो वह कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक तो हमने MS वर्ड जो अभी देखा, इसके अलावा क्या होता है, नोटपैड होता है। अब आप बताओ कि नोटपैड आपने कहां पढ़ा था, और आपको पढ़ाया है मैंने नोटपैड। इसके बाद में देखिएगा एक होता है आपका वर्डपैड, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद में एक होता है पेज मेकर। पेज मेकर ये किसका होता है, एडोबी का होता है, एडोबी पेज मेकर होता है। इसके बाद में एक होता है एडोबी का लेटेस्ट आया है InDesign, तो क्या होता है, एडोब कंपनी का ही एक होता है InDesign। InDesign क्या होता है, ये भी क्या होता है, InDesign। ये क्या होता है आपका एक प्रकार का डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट निर्माण करने का सॉफ्टवेयर है। और क्या होता है, वर्ड स्टार आजकल यूज में नहीं है। और क्या होता है, ओपन ऑफिस राइटर। और एक होता है गूगल कंपनी का गूगल डॉक्स। क्या, गूगल कंपनी का गूगल डॉक्स। ये सब क्या है आपके वर्ड या डॉक्यूमेंट पर कार्य करने के लिए, डॉक्यूमेंट निर्माण करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट को एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करने के लिए संबंधित क्या है उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो ये सब आपने क्या देखे, वर्ड या डॉक्यूमेंट संबंधित जो भी कार्य करने के लिए MS वर्ड के अलावा कौन कौन से, ये आपको जो बताया मैंने, ये क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। चलिए, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको तो जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में क्या है आपका MS वर्ड। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है, नोट पर ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाने के लिए Windows.exe कमांड का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में ये 2 से 3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन को कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे Windows.exe का। इसको नोट करिए, Windows.exe ये क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाने के लिए एक कमांड है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब तो ये क्या हुआ आपका MS वर्ड के बारे में, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद में देखो, ये वाला जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये लगभग मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि हम सब ने कंप्यूटर तो कम से कम देखा ही है। कंप्यूटर कम से कम हमने आज के जमाने में जो हमारी जो पीढ़ी है इसने कंप्यूटर से ये वेल इंट्रोड्यूस्ड है, अच्छे से परिचित है। तो देखिए ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका MS वर्ड। ये जो आपको विंडो दिखाई दे रही है ये किसकी है, MS वर्ड 2010 वर्जन। ये जो आपको विंडो दिखाई दे रही है किसकी है, MS वर्ड 2010 वर्जन की आपको दिखाई दे रही है। तो मैं आपको यहाँ पास इसका एक सबके बारे में अभी समझाता हूँ केवल कि क्या किस विंडो को हम क्या कहते हैं, तो उसको समझिएगा। सबसे पहले ये जो आपको एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किसका है, आपके MS वर्ड का 2010 का वर्जन का क्या है, ये आपको विंडो दिखाई दे रहा है। जब कभी भी आप MS वर्ड 2010 को खोलोगे तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक पेज ओपन दिखाई देगा। अब समझना, शुरुआत करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पास आपको एक डब्लू करके आपको एक सिंबल दिखाई देगा। तो ये क्या बताएगा आपको, ये वर्ड पेज है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो सेकंड नंबर पे देखना, ये आपको ऊपर एक चीज दिखाई दे रही है क्या, सबसे पहले यहां देखो ये आपको दिखाई दे रहा है टाइटल बार। दो चीजें आपको पकड़नी है, क्या, टाइटल बार आपको क्या बतलाता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है ये उसके बारे में उसका नाम बताता है कि वो क्या है। तो आपको यहाँ पास क्या दिखाई दे रहा है, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1। आपको यदि दिखाई दे रहा होगा तो देखो कि क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1। और अभी आपको मैंने बताया था कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये आपका डॉक्यूमेंट 1। तो टाइटल बार क्या बताता है कि आपने जो पेज खोला हुआ है वो क्या है, वह किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है आपका ये डॉक्यूमेंट 1। तो टाइटल के बारे में बताता है। सपोज आप एक बुक लेकर के आए हो और बुक में ऊपर क्या लिखा रहता है, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, है ना। तो वो क्या उसके टाइटल के बारे में बताता है कि वह पुस्तक क्या है, किस सब्जेक्ट की पुस्तक है। तो टाइटल का मतलब क्या है, ये बताता है कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट ये खोला हुआ है ये डॉक्यूमेंट क्या है। तो आपको बता रहा है कि ये क्या है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, और उसमें भी कैसा है, उसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये आप देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, आप ध्यान से समझिएगा। क्विक एक्सेस टूल बार को हम बोलते हैं कस्टमाइज, COUS, कस्टमाइज्ड टूल बार। कस्टमाइज्ड टूल बार का मतलब क्या होता है कि आप इसको जो जो क्विक एक्सेस टूल बार है कि आप इस चाहें तो कस्टमाइज इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब कि आप कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि अपनी सुविधा के अनुसार उसमें आप किसी प्रकार की हेर फेर या किसी प्रकार की आप उसमें ऊपर नीचे या आप कहेंगे किसी प्रकार की आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखिए जब कभी भी आप क्विक एक्सेस टूल बार करते हो तो यहां पास आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से एक साइन होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से एक साइन दिखाई देगा, ये क्या होता है, अंडू, ये क्या होता है आपका रीडू, है ना। इस प्रकार से आपको दिखाता है। और एक यहाँ पास आपको कुछ इस प्रकार से ब्लॉक दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, सेव। लिखा नहीं होता, सिर्फ वो दिखाई देता है केवल। तो ये क्या होता है कि सपोज आप अपने वर्ड में कुछ काम कर रहे हो, अचानक से आपको क्या करना है कि जो आपने लास्ट एक्शन किया था उसको रिपीट करना है। तो क्या करोगे, आप रीडू करोगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहां क्लिक करोगे तो आपका लास्ट एक्शन तुरंत रिपीट हो जाएगा। तो क्या है कि जल्दी से क्विक एक्शन, तो इसके लिए क्या है कि आपको फिर से फोल्डर में जाओगे, ओपन करोगे और फिर रीडू करोगे, ऐसा नहीं करना है। तो आप जो भी फंक्शन, जो भी टूल आप अपने वर्ड में यूज कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि वो आपके क्विक एक्शन टूल बार में आ जाए, तो उसको आप यहां ला सकते हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज्ड टूल बार भी कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज्ड टूल बार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में आते हैं क्या, आपका रिबन। तो रिबन के बारे में आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं। पहले आप एक बार इस डायग्राम को पूरा पढ़िए एक एक करके, फिर मैं आपको बताता हूं रिबन के बारे में एक बहुत बेहतरीन चीज। देखो आप में से कुछ एक लोग होंगे जो कंप्यूटर को मतलब यदि आप में से जो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी व्यक्ति 90s का जन्म होगा, मतलब 1990 से लेकर 95 के आसपास का जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो वह एमएस विंडो या एमएस आपके वर्ड के 2003 के वर्जन से परिचित होगा। और एमएस 2003 का वर्जन, और एक बात कर लें एमएस 2007, एमएस ऑफिस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं। तो वर्जन की बात कर रहे हैं, ये क्या है 2003 क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ वर्जन लिखा हुआ है। तो 2003 के वर्जन और 2007 के वर्जन में जो एक मेजर डिफरेंस क्या आया था कि 2003 के वर्जन में आपको क्या मिलता था, यहाँ एक मिलता था मेन्यू बार। और 2007 में क्या किया कि इस मेन्यू बार को रिप्लेस कर दिया, मेन्यू बार को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। रिप्लेस करके उसको हटा के कौन सा नया फीचर इसमें जोड़ा, तो आप बताओगे इसमें एक नया फीचर क्या जोड़ा, रिबन। तो ये मेन्यू और रिबन में क्या अंतर था, मेन्यू बार में क्या होता था कि यदि आपको जो भी टूल यूज करना है तो आप मेन्यू बार पे जाओगे। मेन्यू बार पे जाने के बाद में सपोज कि यहां पास आपको ये फॉन्ट दिखाई दे रहा है, तो क्या करोगे, पहले आप मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में आप फिर होम में जाओगे, होम के अंदर आपको क्या मिलेगा, फॉन्ट मिलेगा।
लेकिन 2007 में क्या कर दिया था कि मेन्यू बार को हटा दिया और मेन्यू बार के अंदर जितने भी आपको फंक्शंस थे तो क्या कर दिया, उनको एक टैब बना दिया। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखना, ये आपके देखो ये टाइटल बार के नीचे, ये आपका टाइटल बार है। ये टाइटल बार के नीचे यहां पास देखना ध्यान से ना, ये यहां से आप आगे बढ़ते जाओगे इस तरह से। तो ये क्या है आपका, ये टाइटल बार के नीचे और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ये आपका रिबन है। और मेन्यू बार को रिप्लेस करके 2007 में क्या ला दिया गया, रिबन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रिबन ऑप्शन, एग्जाम में पूछ सकता है कि रिबन ऑप्शन एमएस वर्ड के किस वर्जन में लाया गया था, तो आप बताओगे 2007 के वर्जन में लाया गया था। और यहीं से मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करिएगा। तो 2003 में क्या था, मेन्यू बार था। 2007 में क्या हुआ कि मेन्यू बार को रिप्लेस कर दिए, हटा दिए उसको, और कौन सा नया फीचर जोड़ दिए, तो क्या बताओगे आप यहां से, एक नया फीचर जोड़ दिए, क्या, रिबन। क्या, रिबन। और इसके बाद में एक आपका वर्जन आता है, यहां पास देखिएगा 2010 में क्या कर दिया गया कि एक नया मेन्यू जोड़ा गया। रिबन तो था ही था, 2007 के बाद से रिबन ऐड हो गया। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पास आपको ये होम दिखाई दे रहा है, इंसर्ट दिखाई दे रहा है, पेज लेआउट दिखाई दे रहा है, फिर उसके नीचे ये आपको यहाँ पास सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये सभी के सभी मिला के क्या है, ये रिबन है। 2007 में इसको जोड़ा गया। 2007 के बाद क्या होता है कि आपके 2010 एमएस वर्ड 2010 के वर्जन में क्या कर दिए कि आपका इस रिबन के अलावा एक नया मेन्यू जोड़ दिया। उसको क्या नाम दिया, फाइल मेन्यू। तो आपसे पूछ ले कि फाइल मेन्यू एमएस वर्ड के किस वर्जन में जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है कब, 2010 के वर्जन में जोड़ा गया। इसको नोट करके, वेरी आईएमपी नोट करके इसको आप लोग नोट करिएगा कि 2010 के एमएस वर्ड 2010 के वर्जन में फाइल मेन्यू को जोड़ा गया। तो ये सारा का सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो ये क्या हो गया, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, क्विक एक्सेस टूल बार देख लिया, टाइटल बार देख लिया, और हमने क्या देख लिया, रिबन देख लिया। रिबन के अंतर्गत में आपको रिबन है ना, देखो जैसे क्या था आपका, जब पहले मेन्यू होता था तो मेन्यू के अंदर आपको क्या मिलते थे, अंदर आपको ऑप्शंस मिलते थे, टूल मिलते थे, उनको हम क्या बोलते थे, होम, इंसर्ट। तो अब क्या कर दिया है, रिबन के अंतर्गत में क्या 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 बढ़ता है, तो रिबन के बाद में आता है टैब। क्या आता है, टैब। और टैब के अंदर क्या होते हैं, टूल। टैब के अंदर क्या होते हैं, टूल। याद रखना कि जो टैब होते हैं वो किसके भाग होते हैं, वो रिबन के भाग होते हैं। तो यहाँ पास जो आपको देखो, यहाँ पास आपको एक दिख रहा होगा होम, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट, ये सभी के सभी क्या है, ये आपके टैब हैं। और फिर यदि देखो, यदि हम होम टैब में है, अभी समझना, मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेना है, एक एक चीज यहाँ से एक एक वर्ड में आपको क्लियर कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। जैसा कि मैं डे 1 से आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सिंगल वर्ड को मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो मैं चाहे मेरे को आपको एमएस ऑफिस को पढ़ाने में 10 दिन क्यों ना लग जाए, वैसे लगेगा नहीं 10 दिन, लेकिन बता रहा हूँ, टेंशन में मत आना, कितना भी समय क्यों ना लग जाए, पर मैं एक भी फंक्शन नहीं छोड़ने वाला। हाँ, उनको छोड़ूंगा जो एग्जाम में आने लायक नहीं, क्योंकि हम उसको पढ़ना ही नहीं है। तो क्या है, आपको बता रहा हूं मैं आपको कि जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब क्या है आपके, ये आपके टैब हैं। क्या है, ये आपके टैब हैं। और अब आप देखना, होम के अंतर्गत आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो होम के अंतर्गत में आपको दिखाई दे रहा है, देखो क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, ये आपका पैराग्राफ है, ये सब क्या है, इसके टूल हैं। ये क्या है, इसके टूल हैं। तो रिबन के अंतर्गत टैब, और टैब के अंतर्गत क्या होगा आपका, टूल। तो ये हमने क्या देख लिया, रिबन देख लिया। अभी हम रिबन को आगे और पढ़ेंगे। अब इसके बाद में क्या आता है, देखिए और क्या दिखाई दे रहा है। अब हमने फाइल टैब के बारे में पढ़ लिया। फाइल क्या, आपके विंडोज एमएस वर्ड के 2010 के वर्जन में इसको जोड़ा गया। इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं और क्या बचता है आपका। अब देखिए यहां क्या आ रहा है आपका, एक वर्ड आ रहा है रूलर। ठीक है, तो आपके एमएस वर्ड की जो आपका डॉक्यूमेंट खुला होता है, तो यहां पास में क्या होते हैं, 2 रूलर होते हैं। देखिए यहां पास में आपको 2 रूलर होते हैं। एक आप देखो, ये आपको ये एक दिखाई दे रहा है रूलर, ये दिखाई दे रहा है आपको रूलर। और आप ध्यान से देखना, एक आपको ये दिखाई देता है। तो ये जो आपको इस तरह का रूलर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल। कैसा आपका, हॉरिजॉन्टल, मतलब आपका कैसा, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है। और दूसरा कैसा होता है आपका,
ये वाला क्या होगा आपका वर्टिकल, ये क्या है आपका वर्टिकल रूलर, अर्थात क्या आपका ये एक क्या हो गया क्षैतिज, एक क्या हो गया आपका ऊर्ध्वाधर। तो जो हमारे रूलर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्षैतिज और एक क्या होता है आपका ऊर्ध्वाधर। चलिए, तो अच्छा अब आप बताओ यहाँ पास में जो अभी मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा हल्का सा हिंट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो रूलर होते हैं ये होते क्या है। सपोज कि मान लीजिए आपने यहाँ पास में कुछ ना ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आपने ये ABC XYZ है ना, XYZ, और इस तरह से आपने कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये जो आपका वर्टिकल रूलर है, ये क्या करता है, यह आपके ना जो आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ आपके ये जो आपका जो सीट है यहाँ आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पास में क्या होता है, ये आपके ना इसमें आपके दस्तावेज में यहाँ पास एक मार्जिन होती है ना, इस तरह से एक एक आपकी हॉरिजॉन्टल मार्जिन होती है और एक इस तरह से आपको वर्टिकल मार्जिन होती है। तो ये जो आपने जो कुछ भी लिखा होता है ना, ये आपके मार्जिन से उसकी डिस्टेंस को, दूरी को तय करता है ना। सपोज मान लो कि आप चाहते हो कि आप अपने पूरे पेज को यूज करना चाहते हो और आप अपने रूलर को यहां तक ऐसे घुमा के आगे बढ़ा दोगे तो जो कुछ भी आपने यहां तक लिखा हुआ है वो यहां खसक जाएगा, मतलब आपकी जो वर्ड स्टार्टिंग होगी वो यहां से होगी। कई बार आपने जब आप वर्ड में टाइप करते होगे तो आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक जो आपका कर्सर है वो कुछ गैप छोड़ के यहां से स्टार्ट होता है। यदि आप अपने रूलर को आगे बढ़ा दोगे तो वो जो स्टार्टिंग जो यहां से हो रही थी, जो स्टार्टिंग इधर से हो रही थी, वो स्टार्टिंग क्या होगी, बिल्कुल स्टार्ट से होगी। तो रूलर क्या करता है, आपके मार्जिन संबंधी मापन के लिए होता है, किसके, मार्जिन संबंधी मापन के लिए होता है रूल बार। तो इसको हम क्या कहते हैं, रूल बार। चलिए, अब इसके बाद में क्या बचता है, अब इसके बाद में बचता है हमारे पास में स्क्रॉल बार। तो यहां पास देखिए ये क्या है आपका स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, जो आपका स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से नेविगेशन करना। जैसे याद यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा नेविगेशन, ये आपको दिख रहा है नेविगेशन, दिखाई पड़ रहा है क्या बोर्ड में जो मैंने नेविगेशन लिखा है, थोड़ा सा कट रहा है, देखो मैं आपको यहां साइड में लिख देता हूं। ये जो आपका स्क्रॉल है इसको हम क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते नहीं है, नेविगेशन के कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेविगेशन का कार्य मतलब क्या होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट देख रहे हो उसको ऊपर नीचे या दाएं बाएं करना। तो ठीक जैसा कि आपका रूलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, ठीक उसी तरह से जो आपका स्क्रॉल भी होता है वह भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। तो ये जो आप देख रहे होगे ना, आपने यूज भी किया होगा, इसको आप नीचे लाते होगे तो आपका डॉक्यूमेंट नीचे आता होगा। यहां आप ये जो आप देख रहे हो स्क्रॉलिंग, यदि आप इसको ऐसे लाते होगे तो आपका डॉक्यूमेंट इधर खसकता है, इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट इधर खसकेगा। तो क्या लेफ्ट राइट और अप डाउन करने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्रॉल बार या इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार, इसको यूज करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है, सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको पहले आप लोग कुछ नोट करना हो विशेषकर इसको नोट करिएगा, बाकी यहां तो कुछ समझने लायक नहीं है। इस वाले पॉइंट को नोट कर लीजिए। और क्या नोट करना है आपको कि क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज टूल बार कहते हैं, इसको आप नोट कर लो, है ना। और स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, नेविगेशन मतलब क्या, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे या दाएं बाएं खसका के देखना। फिर मैं आपको बताता हूं स्टेटस बार क्या होता है। चलिए देखो, तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पास नीचे दिखाई दे रहा है स्टेटस बार। ये स्टेटस बार क्या बताता है, स्टेटस बार बतलाता है कि अभी वर्तमान में आप जो डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हो तो यह उसके बारे में आपको बतलाता है ना। ये वर्तमान में उपयोग में किए जा रहे डॉक्यूमेंट के संबंधी हमको सूचनाएं देता है। मतलब क्या कि अभी आप कौन से पेज नंबर में है, अभी आपने कितने वर्ड टाइप कर लिए हैं, है ना। तो ये सब जानकारी हमको कहाँ मिलती है, आपके स्टेटस बार में मिलती है। तो जो सबसे नीचे पट्टी, ये जो सबसे नीचे आपको यहाँ पास में ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली ये जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस। स्टेटस बार मतलब बोलते हैं ना भाई कि आपका क्या स्टेटस है, तो आप बताते हो क्या, सीजीपीएससी करने वाला, कभी बेरोजगार मत बोलना भैया। जब तक सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब तक तो कम से कम बोल ही सकते हो कि आई एम सीजीपीएससी एस्पिरेंट, है ना। और राहुल गांधी वाला हाल नहीं होना चाहिए कि भाई मैं भी बेरोजगार हूं। भैया आप अरबपति खरबपति व्यक्ति, जबरन के मैं भी बेरोजगार तुम भी बेरोजगार, बेरोजगार तो भाई हम लोग है ना यार। तो
तो ये जो आपका स्टेटस बार है ये आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बतलाता है क्या, कि डॉक्यूमेंट पे अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हो उसके बारे में आपको मौजूदा स्थिति के बारे में बतलाता है। जहां आपको दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 1 of 1, मतलब क्या कि अभी आप पूरे डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे हो। यदि आपको दिखा देगा आपको क्या 1 of 2, यदि आपको दिखा ऐसा लिखता 1 of 2, इसका मतलब क्या होता कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कुल 2 पेज हैं, उन 2 पेजों में आप पहले पेज पे हो, है ना, एक में पहले, मतलब 2 डॉक्यूमेंट, दो आपके पेज हैं उसमें से अभी आप पहले पेज पे हो। इसके बाद में देखो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है वर्ड, तो यहाँ पास में क्या 0 है। आपने यदि मान लो कुछ भी जो कुछ भी लिखा हुआ है तो यहाँ आपको दिखा देगा कि अभी आपने 2306 वर्ड लिखे हैं, जो भी आपने जितने भी वर्ड आपने टाइप किए हैं तो आपको वर्ड की संख्या दिखा देगा। इसके बाद में यहाँ पास में आता है एक ऑप्शन, वो होता है आपका व्यू बटन। एग्जाम में पूछ लेगा कि व्यू बटन, याद रखना व्यू टूल की बात नहीं करेगा, व्यू बटन किसके अंतर्गत में आता है, तो आप क्या बताओगे, आपके स्टेटस बार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पास आपको 5 प्रकार के व्यू मिलते हैं, उसको आप आगे भी पढ़ोगे, यहाँ पास जब आप रिवन पढ़ोगे वहां भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि कितने प्रकार के कंप्यूटर में व्यू होते हैं। देखिए ये दिख रहा है आपको ये व्यू, तो इसी व्यू की बात हो रही है। तो ये जो आपका व्यू है ना, यहाँ भी आपको अलग से निकाल के चिपका देता है। तो ये क्या है, आपके व्यू होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आपका आता है यहाँ पास में क्या जूम बार, इसको क्या कहते हैं, जूम बार या जूम कंट्रोल। जो आप डॉक्यूमेंट को ओपन किए हो तो उसको आप जूम इन कर सकते हो या इसको आप जूम आउट कर सकते हो, मतलब छोटा या बड़ा करके देख सकते हो। जूम इन करना मतलब क्या होता है, जूम इन करना मतलब क्या होता है, आपका बार को बड़ा करना, और जूम आउट का मतलब क्या होता है, छोटा करना। ऐसा ही होता है क्या? चलिए, तो ये क्या हो गया आपका जूम। तो आपका व्यू बटन्स, जूम बटन्स, ये सब आपके किसके अंतर्गत में आते हैं, आपके स्टेटस बार के अंतर्गत में आते हैं। तो अभी हमने क्या देख लिया, एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड का हमने एक जो आपका पूरा जो उसका फ्रंट पेज होता है वो देख लिया। अब इसके बाद एक चीज और बचती है, वो क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है कि जहां पास में आप अपना डॉक्यूमेंट को लिखने संबंधी या उसके एडिटिंग संबंधी काम करोगे। तो ये सारा का सारा जो स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका डॉक्यूमेंट एरिया है। तो चलिए, ये क्या हो गया हमारे, हमने अभी रिबन क्या होता है, रिबन के बाद में आपका टाइटल बार क्या होता है, रूलर क्या होता है, स्क्रॉलिंग क्या होती, स्क्रॉल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, इनके बारे में समझा। तो आइए अब इनको अलग अलग हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये सब क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद में क्या आता है आपका एमएस वर्ड के घटक। एमएस वर्ड के घटक, तो देखो सबसे पहला क्या आता है आपका टाइटल बार। वह बार जो विंडो के ऊपर स्थित होता है, अभी हमने देखा टाइटल बार कहलाता है। इसमें वर्तमान में उपयोग किए जा रहे प्रोग्राम का शीर्षक होता है। शीर्षक मतलब क्या होता है कि वह फाइल का नाम क्या है। तो अभी आपने देखा था, आपको वहां पास में क्या नेम दिखाई दिया था फाइल का, क्या दिखा था बताओ आप, डॉक्यूमेंट 1, ये आपको दिखाई दिया हुआ था। मतलब क्या, उसका फाइल का या डॉक्यूमेंट का आपको शीर्षक बतलाता है। इसके बाद में अभी हमने क्या देख लिया, रिबन को समझा। इसके बाद में हमने क्या देखा, स्टेटस बार देखा। तो यह क्या होता है, वर्ड विंडो के नीचे होता है। सबसे लास्ट में हमने देखा था, इसमें वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे दस्तावेजों के संबंधित जानकारी शामिल होती है। उदाहरण के लिए क्या आपका, आप बताओ, यहाँ पास में आपने देखा था क्या, पेज संख्या। उसके बाद में क्या देखा था आपने, शब्दों की संख्या, वर्ड काउंट आपने देखा था। और क्या देखा था, जूम और व्यू। ये सब क्या है, आपके स्टेटस बार के अंतर्गत आते हैं। अब आइए इसके बाद में हमको और क्या देखना है। अब आता है क्या आपका रिबन। अभी मैंने आपको रिबन की परिभाषा बताई थी ना, कि रिबन क्या होता है, टाइटल बार के जस्ट ठीक नीचे होता है, मेन्यू या टैब संबंधित कमांड के साथ दर्शाया जाता है। आपके रिबन में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि 2003 में क्या था और 2007 में क्या हुआ, बताओ आप मेरे को। 2003 में हम क्या यूज करते थे, मेन्यू, और इस मेन्यू को हटा के हमने क्या ले आया 2007 में, रिबन। रिबन क्यों ला दिया, कि सारा कुछ जो कुछ भी हमको यूज करना है, जो कुछ भी हमको टूल्स उपयोग में लाने हैं, सब कुछ हमारे आंख के सामने रहेगा। मेन्यू वाले में क्या था कि पहले आप मेन्यू वाले बटन में जाओ, फिर इसके अंतर्गत में आपको सपोज आपको होम में जाना है तो फिर आप होम में जाओ, होम के अंदर खोल के फिर जो आपको टूल यूज करना है उसमें जाओ। लेकिन रिबन में क्या है कि सारे के सारे जो आपके टैब हैं वो आपके सामने है ना, तो कुछ भी आपका छुपा हुआ नहीं है। तो 2007 में क्या है, आपका रिबन आया था। चलिए, तो रिबन क्या है, ये आपके टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, मेन्यू या टैब संबंधित कमांड के साथ दर्शाया जाता है।
रिबन टैब्स कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि एमएस वर्ड में कितने रिबन टैब्स होते हैं, 5, 6, 7, 8। तो देखिए एमएस वर्ड में कितने रिबन टैब होते हैं, 7 रिबन टैब होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, होम। पहले नंबर का क्या है, होम। सेकंड नंबर पे क्या है, इंसर्ट। सेकंड नंबर पे इंसर्ट। फिर क्या है, पेज लेआउट। फिर क्या है, रेफरेंस। चौथा नंबर पे, पांचवें नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेलिंग। छठवें नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिव्यू। और सातवें नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से व्यू। ये 7 क्या होते हैं, आपके एमएस वर्ड रिबन के अंतर्गत आने वाले टैब हैं। ये क्या है, आपके एमएस वर्ड रिबन के अंतर्गत आने वाले टैब हैं। और ये जो हमने खोला है, अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, हम किसको पढ़ रहे हैं वर्तमान में, हम इसको एमएस वर्ड, जो आपने मैंने जो विंडो खोली है, ये एमएस वर्ड 2010 की विंडो खुली हुई है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो किसका है, एमएस वर्ड विंडो 2010 का है एमएस वर्ड। देखिए बार बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते मैं एमएस वर्ड भी कह रहा हूं, कई बार मेरे मुंह से विंडो निकल जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। तो एमएस वर्ड की विंडो, विंडोज नहीं बोल रहा हूं, याद रखना मैं विंडो बोल रहा हूं। विंडो मतलब क्या, खिड़की। खिड़की मतलब क्या, उसके बारे में उसका एक पेज जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका एमएस वर्ड विंडो है। विंडो मतलब क्या, खिड़की। खिड़की मतलब उसके बारे में जो उसका पहला पेज। तो कितने हैं इसके रिबन टैब में, कितने आपके टैब आते हैं, 7 टैब आते हैं। उनके नाम क्या है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और व्यू। इसको 5-6 बार आपको लिख के देख लेना है, या एक आध दो बार आप अपने कंप्यूटर में खोल के देखोगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है। चलिए अब क्या करेंगे हम, इसके बाद में एक एक करके पहले इनको समझेंगे कि होम टैब के अंतर्गत में कौन कौन से टूल आते हैं, इंसर्ट में, पेज लेआउट में। एक एक करके क्या करते हैं, इनको हम समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहला हम कवर करेंगे क्या, आपका फाइल मेन्यू। याद रखना क्या, सबसे पहला हम कवर करने वाले हैं फाइल मेन्यू। जैसे ही आप अपने, अभी आपने यहां पास देखना, इधर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है फाइल मेन्यू। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एमएस वर्ड 2010 के वर्जन में एक नया फंक्शन जोड़ा गया, क्या, फाइल मेन्यू अलग से जोड़ा गया है। तो याद रखना कि जो आपको फाइल मेन्यू है, ये रिबन का भाग नहीं होता है। ये जो आपका ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फाइल मेन्यू है, क्या, फाइल मेन्यू, ये फाइल मेन्यू। और अभी आपने क्या देखा, रिबन। अभी आपने क्या देखा, रिबन। रिबन के अंतर्गत में आपने कितने, 7 टैब देखे, 7 टैब देखे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फाइल मेन्यू है, यहां जो आपका फाइल मेन्यू है, ये रिबन का भाग नहीं है, ये अलग से जोड़ा गया है फीचर का। 2010 एमएस वर्ड के 2010 के वर्जन में अलग से जोड़ा गया है। रिबन में सिर्फ और सिर्फ 7 टैब हैं जो अभी हमने देखे थे। जो आपका फाइल मेन्यू है, ये एक अलग से फंक्शन है, रिबन टैब का भाग नहीं है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यदि एग्जाम में पूछ लेगा तो गलत करके मत आना। चलिए, तो देखो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, आगे भी क्या देखेंगे, फाइल देखेंगे। फाइल मेन्यू के अंतर्गत हमको कौन कौन से ऑप्शंस या हमको टूल मिलते हैं, उनको हम समझने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइल मेन्यू। देखो सबसे पहला हमको इसके अंतर्गत में क्या मिलता है, ऑप्शन एक हमको मिलता है न्यू। न्यू को ओपन करने के लिए जो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप बताओगे Ctrl+N, याद रखना। और इसके बाद में आपको मिलता है सेकंड नंबर पे ओपन, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, Ctrl+O। अब ध्यान देना, न्यू और ओपन में अंतर क्या होता है। न्यू में क्या होगा कि आपको एक नया दस्तावेज खोलना हो, जब आपको एक नया दस्तावेज बनाना हो, तो आप क्या दबाओगे, Ctrl+N। तो क्या, न्यू, आपको एक नया ही दस्तावेज बनाना हो। इसके बाद में क्या है, सेकंड नंबर पे आता है आपका Ctrl+O, जब पहले से ही मौजूद, पहले से ही मौजूद या उपलब्ध दस्तावेज को क्या करना हो, आपको खोलना हो, तो क्या करोगे, आप उसको Ctrl+O दबाओगे। आ रहा है समझ में आपको अंतर,
कंट्रोल प्लस ओ कब करोगे कि आपके पास में पहले से ही एक मौजूद दस्तावेज है, उसको आपको ओपन करना है, तो क्या करोगे कंट्रोल प्लस ओ, क्या करोगे कंट्रोल प्लस ओ करोगे। अब इसके बाद में आता है आपका क्लोज, एक आता है आपका क्लोज और एक आता है क्या आपको यहां से एक क्लोज मिलता है आपको और दूसरा मिलता है आपको एग्जिट। देखो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है क्लोज और क्या एग्जिट, ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको क्लोज और क्या एग्जिट। तो ये क्लोज और एग्जिट क्या होता है, यहां से आपको डिफरेंस को समझना है। तो पहले आपको यहां से क्या क्लियर हुआ, पहले आपको यहां से ये क्लियर हो गया कि न्यू और ओपन क्या होता है, कि न्यू में क्या होगा कि एक नया ही दस्तावेज खोलना है, ओपन में क्या होगा कि एक दस्तावेज जो पहले से ही आपके पास मौजूद है उसको खोलना। इसके बाद में आता है क्लोज और एक आता है आपका एग्जिट। देखिए यहां से जो आपका एग्जिट होता है और क्लोज होता है, तो क्लोज में क्या होता है समझना, पहले सबसे पहले आप क्लोज को समझना और किसको समझना है, आपको एग्जिट को। तो क्लोज के लिए क्या होता है, क्लोज के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्या होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और जो आपका एग्जिट होता है उसके लिए क्या होता है, ऑल्ट प्लस F4। तो इसके लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और एग्जिट के लिए क्या होगा आपका ऑल्ट F4। अब यहां पास दोनों में डिफरेंस ये है कि आप जो अभी एक सपोज आपने MS वर्ड खोला हुआ था और एक डॉक्यूमेंट पे आप एक काम कर रहे थे, आप कुछ टाइपिंग का काम कर रहे थे, अचानक आपको दिखा कि यार कि उसको आपको सेव नहीं करना है और आपको कुछ और ही काम करना है, तो आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ उस जो आप पेज पे काम कर रहे थे उस पेज को बंद करना चाहते हो। मतलब समझना कि अभी क्या कर रहे हो, सपोज आपके पास में एक कॉपी है, उस कॉपी में क्या कर रहे हो कि आप कुछ लिख रहे हो, अचानक आपका मन किया कि यार अब मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो आपने क्या कर दिया कि भाई उसको आपने बंद कर दिया, उस पेज को आपने बंद कर दिया। और इसके बाद में क्या किया, तो ये क्या हो गया आपका क्लोज हो गया कि क्या कर दिया आपने, वर्तमान में आप जिस जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, वर्तमान में उपयोग लिए जा रहे पेज को बंद करना, बंद करना। और याद रखना कि यहां पास क्या करोगे, एग्जिट का मतलब क्या होता है कि आपने क्या की दिया, एग्जिट में क्या होगा कि आप पेज को तो क्या करोगे, पेज को तो बंद करोगे, साथ में क्या करोगे, आप पूरे प्रोग्राम को भी, आप पूरे प्रोग्राम को भी क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। मतलब समझना कि पहले आपने क्लोज में क्या किया कि क्लोज में आपने, आपका लिखने का मन नहीं था तो आपने इसको बंद कर दिया, और एग्जिट में क्या होता है कि कॉपी को उठाया, बैग में डाला, बैग टांगा और निकल लिया। मतलब आपने पूरा का पूरा क्या कर दिया, प्रोग्राम को ही बंद कर दिया। तो अंतर समझ में आ रहा है, क्लोज में क्या होगा कि जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे थे उसको आपने बंद किया, एग्जिट में क्या होगा कि जो आप पेज में काम कर रहे थे उसको तो आपने बंद किया ही किया, साथ में क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो आपने MS वर्ड खोला था उसको बंद कर दिया, उससे आप बाहर निकल गए। इसके बाद में आता है सेव और दूसरा आता है सेव एज। अब समझना सेव एज के लिए क्या होता है, इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस S, और ये क्या होता है, इसके लिए होता है F12 की, है ना। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F12 की दबाओगे तो आपका सेव एज डॉलेट बॉक्स खुल जाएगा। अब आप समझना एस क्या होता है कि अभी आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, है ना, वर्तमान में आप जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, वर्तमान में आप जिस डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे हैं, तो आपने उसमें कुछ जोड़ा, आपने कुछ उसमें कुछ एडिटिंग किया, आपने उसमें से कुछ भाग को काटा, किसी के आपने उसमें कुछ इमेज जोड़ी, जो कुछ भी आपने उसमें काम किया, तो वर्तमान में आप जिस भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसको क्या कर देगा, उसको वो सेव कर देगा। और कहां सेव करेगा, सपोज मान लो कि आपका एक डॉक्यूमेंट है, वो आपके किसी फोल्डर में सेव है, और किस नाम से सेव है, वो आपके नाम से सेव है, आपने उसको ओपन किया, उसमें आप कुछ जोड़ रहे थे, कुछ घटा रहे थे, उसमें आप कुछ भी जो भी उसमें आप एडिटिंग कर रहे थे, और फिर क्या कर दिया आपने, उसको सेव बटन दबा दिया या कंट्रोल प्लस एस कर दिया। तो जहां वो आपका डॉक्यूमेंट पहले था वहीं पास क्या होगा, कुछ परिवर्तन जो आपने किया उसके साथ सेव हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि वर्तमान में आप जिस डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हो वो अपने पुराने पते पे सेव हो जाएगा, समझना, जहां वो डॉक्यूमेंट था उसी फाइल में वो सेव हो जाएगा। लेकिन यदि आप सेव एस करोगे, तो ये क्या होगा, नए नाम एवं
नए पते, नए नए पते के साथ सेव करना। तो देखो, सेव में क्या होता है कि आपकी फाइल, मान लो कि आपकी फाइल किसमें थी, डेस्कटॉप में थी। आपकी फाइल जो थी, आप किसी फाइल में काम कर रहे थे, वो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप में थी। आपने उसको ओपन किया और आपने उसमें कुछ चेंजेस लाया, और चेंज करने के बाद में उसको आपने सेव कर दिया। तो वो कहाँ रहेगी, उसी नाम पे। सपोज वो आपके नाम पे थी, उसमें आपने उसका नाम दिया था एडमिट कार्ड। आपने उसमें कुछ चेंजेस किया, या मान लो कि आपने कुछ किसी को लेटर लिखा था, अपना रिज्यूमे लिखा था, रिजाइनिंग लेटर, कुछ भी आपने लिखा था, तो उसका एक आपने फाइल का नाम दिया हुआ था और वो आपके डेस्कटॉप में थी। आपने उसको ओपन किया, उसमें कुछ काम किया और उसको सेव कर दिया, तो वो कहाँ रहेगी, उसी नाम पे, उसी पते पे रहेगी। लेकिन यदि आपने सेव एज दबा दिया, सेव एज दबा दिया, तो क्या होगा कि अब आप उस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो, उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, और तो और उसका आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। यदि वो अभी पीडीएफ फॉर्मेट में है, यदि वो अभी पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो उसको आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो, जेपीईजी में भी इसको आप चेंज कर सकते हो। जो भी आपको फॉर्मेट में चेंज करना है, आप उसको भी चेंज कर सकते हो। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गया, आपका सेव एज हो गया। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F12 की होती है, क्या आपका, सेव एज। अब क्या बचता है हमारे पास में, अब बच रहा है केवल दो। क्या, एक बच रहा है आपका प्रिंट, एक बच रहा है प्रिंट, और दूसरा बच रहा है प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट के लिए क्या करोगे आप, प्रिंट के लिए करोगे Ctrl+P, और आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है उसके लिए क्या करोगे, Ctrl+F2, Ctrl+F2। प्रिंट क्या है कि डायरेक्टली आपने कोई डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है, आपने Ctrl+P दबाया और वो सीधे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, आपने उसको प्रिंट देने के पहले उसको आपको चेक करना है कि आपको उसको लैंडस्केप फॉर्मेट में प्रिंट करना है, कि आप उसको पोर्ट्रेट फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हो, कितने पेज उसको प्रिंट करना चाहते हो, सारे के सारे पेज को प्रिंट करना चाहते हो, कि उसमें से कुछ स्पेसिफिक पेज को प्रिंट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक डॉक्यूमेंट है, उसमें 5 पेज है, तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको क्या मिल जाएगा ऑप्शन, कि आपको पांचों के पांचों पेज को प्रिंट करना है, कि सिर्फ पहले पेज को प्रिंट करना है, जो आप प्रिंट कर रहे हो उसको आगे पीछे प्रिंट करना चाहते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको किस में मिल जाएंगे, आपको प्रिंट प्रीव्यू में मिल जाएंगे। मतलब क्या, आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो प्रिंट करने के पहले। ये क्या हो गया आपका, फाइल मेन्यू के अंतर्गत आपको जितने भी ऑप्शंस थे वो आपने अभी तक देखे। तो चलिए, आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, आपका होम टैब से स्टार्ट करेंगे, और जो आपकी आने वाली क्लास होगी वो आपके एमएस वर्ड की लास्ट क्लास होगी। उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरा एमएस वर्ड को समाप्त करें, और उसके बाद में एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट को पढ़ेंगे। और तो उसके बाद में क्या होगा कि लगभग लगभग हमारा 95% जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमएस वर्ड, एक्सेल और आपका पावर पॉइंट, और करीबन दो या तीन क्लास और, मतलब मोटा मोटी 5 से 6 क्लास में आप लोगों का कंप्यूटर का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब 2 या 3 मई तक आपका कंप्यूटर और मैथ्स का सिलेबस दोनों ही क्या, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद होगी कि आपको एमएस ऑफिस बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा, मैं सारा कुछ आपको आने वाली क्लास में क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में। तो तब तक के लिए मुझको दे इजाजत, और फिर क्या, मिलते हैं लास्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। चलिए।